नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ। मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज मैं बात करूंगा बिहार में अब एटीएम से मिलेगा अनाज उसके ऊपर। दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी जो है आर्टिकल है। मुख्य रूप से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो वहां पर सबसे पहले यह खबर आपको देखने को मिल जाएगी कि बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है इसको और अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक सक्षम बनाने के उद्देश्य से पटना में जो अनाज एटीएम है, जो अन्न पूर्ति मशीन है, इसकी जो प्रायोगिक परियोजना है इसको मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह पहल आप देखेंगे तो राशन वितरण में देरी, साथ ही साथ जो भीड़ है, जो भ्रष्टाचार है और जो लीकेज जैसी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम अनाज एटीएम अन्नपूर्ति क्या है इसको देखने का प्रयास करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अनाज एटीएम की अगर हम बात करें तो यह एक स्वचालित, जैसा कि आप एटीएम मशीन को पहले देखे ही होंगे, तो एक स्वचालित जो अनाज वितरण मशीन है वह इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। और यह बैंक एटीएम के तर्ज पर ही आप देखेंगे गेहूं और इसके साथ साथ जो है जो चावल का वितरण है वह मुख्य रूप से करती है। दोस्तों यह मशीन 5 मिनट में लगभग 50 किलोग्राम अनाज वितरित कर सकती है, ठीक है। मुख्य रूप से आप इसमें जब अपने कार्ड, अपना डिटेल्स डालेंगे तो यह आपको पर यूनिट के हिसाब से जितना भी किलोग्राम चावल आपको मिलना है उतना आपको प्रोवाइड कर देगा। ध्यान रखिए यहाँ पर 5 मिनट में लगभग 50 किलोग्राम अनाज वितरित करने की बात कही गई है। दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें, आप जानते होंगे WEP के बारे में, तो इसके द्वारा विकसित यह तकनीक पर आधारित है और उड़ीसा में सबसे पहले आप देखेंगे 2024 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है यह सफल भी रही है। दोस्तों इससे प्रतीक्षा समय में लगभग 70% की कमी आई है और आप देखेंगे इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हमको जानना यह आवश्यक है कि यह कैसे काम करती है। यहां पर तो सबसे पहले हमने अनाज जो एटीएम मशीन है इसके बारे में समझा, अब यह काम कैसे करती है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर लाभार्थी अपने राशन कार्ड यानी कि आधार से जुड़े जो अनाज एटीएम कार्ड हैं उनको पीओएस जो मशीन है उस पर स्वाइप करेंगे, जैसा कि आप अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हैं। दोस्तों आधार आधारित जो बायोमेट्रिक प्रणाली है वह मुख्य रूप से इसमें इनबिल्ट होगी, उसको किया जाएगा और लाभार्थी अनाज का जो प्रकार है, गेहूं या चावल, यह मात्रा चुनता है। मशीन निर्धारित सीमा के भीतर दोस्तों देखेंगे तो अनाज वितरित कर देती है और वितरण के बाद जो पीडीएस डेटा है वह स्वतः जो है अपडेट हो जाता है। दोस्तों पुष्टि के लिए एक पर्ची भी मिलती है, एक स्लिप भी जारी करी जाती है और वह जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आप एटीएम मशीन में जब आप पैसा विड्रॉल कर लेते हैं उसके बाद आप जैसा एक पर्ची प्राप्त करते हैं कि आपने कितना विड्रॉल किया, रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में कितना बचा हुआ है, जिस पर ये सारा डेटा होता है, सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक पुष्टि पर्ची आपको मिलेगी, सेम उसी प्रकार की पर्ची की तरह होगी और इस पर जो है सारा डेटा आपका इनबिल्ट होगा जो आपने अभी मशीन पर जो कार्य जो क्रियान्वयन किया हुआ है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह इस तरीके से जो है काम करता है। अब बिहार में पीडीएस की जो पृष्ठभूमि है इसके संदर्भ में बात करें तो बिहार में 85 लाख से अधिक जो पीडीएस लाभार्थी हैं वह दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे और राज्य में लगभग 50,000 से अधिक उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वो मुख्य रूप से आपको कार्यरत मिलेंगी। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो लगभग 80.10 करोड़ लोग पीडीएस से लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अनाज एटीएम के जो प्रमुख लाभ हैं उसकी बात करें तो पारदर्शिता में वृद्धि हो सकेगी, स्वचालित वजन और डिजिटल रिकॉर्ड से हेराफेरी की संभावना कम होगी। आप देखते होंगे जब भी आप सरकारी गल्ले की दुकान पर जाते हैं, जब आप राशन लेते हैं तो कई बार आपके मन में यह जो है विचार आता होगा जरूर कि सर हमने जो अनाज लिया शायद उसमें 1 किलो कम रहा हो, उन्होंने जो है जो डिजिटल रूप से जो तौलने की प्रक्रिया है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ कर दी हो। तो इस प्रकार का आपके मन में विचार कई बार आता रहता है और कई जगह आप देखेंगे कि मुख्य रूप से यह समस्या देखने को मिलती है, जो पारदर्शिता की कमी है प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस जो है समस्या के समाधान के रूप में अगर हम इस मशीन को देखें, इस जो है कार्यक्रम को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समय और श्रम की बचत भी हो सकेगी, लंबी कतारों से मुक्ति विशेषकर शहरी गरीबों के लिए लाभकारी होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि आप देखेंगे जब भी आप सरकारी दुकान पर जाते हैं तो आप अपने राशन कार्ड को लेकर एक लंबी कतार में जो है लगते हैं और फिर क्रमवार आप देखेंगे आपकी जब बारी आती है तब निकालते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो
लंबी कतार है। और इसके अलावा जो सरकारी जो है नियोजक है, जो सरकारी जो है कर्मचारी है, जो आपको मुख्य रूप से जो सरकार की तरफ से जो है काम कर रहा है, जो वितरित कर रहा है अनाज को, तो मुख्य रूप से वह भी बहुत परेशान होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इससे क्या होगा कि ऐसे मशीनों से आपकी जो कतार में लगने की बात होती है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप उससे मुक्ति पा सकेंगे और आपके लिए समय की बचत हो पाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर सीधे नियंत्रण लगाएगा यह, मानव हस्तक्षेप कम होगा और इससे लीकेज और जो कालाबाजारी है इस पर अंकुश लग सकेगा दोस्तों, है ना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मशीन में जो डेटा होगा उस डेटा के आधार पर ही वो चीजें आपको मिल सकेंगी, जैसा कि आप एटीएम में देखते हैं सेम उसी प्रकार से। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात यह है कि आप देखेंगे कि इसकी एक समय सीमा होती थी, अपने हिसाब से जो दुकान सरकारी गल्ले की दुकान होती थी वो टाइम जो है एलोकेट करता था कि इतने बजे आना है आपको, है ना, इतने बजे जो है हम इसके बाद नहीं देंगे। तो मुख्य रूप से यह भी समस्या खत्म हो जाएगी। 24/7 उपलब्धता इसकी होगी, एटीएम की तरह दिन रात इसका संचालन होगा, आपात स्थितियों में भी जो है यह मुख्य रूप से सहायक होगी। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल होगी, सौर ऊर्जा से संचालित होने की क्षमता इसमें होगी और इससे जो है यह काम करेगी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे यहाँ पर जो अनाज एटीएम के प्रमुख लाभ हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे प्रमुख बात एक और हो जाती है कि चुनौतियां क्या हो सकती हैं इससे संबंधित और क्या चिंताएं हो सकती हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर अत्यधिक निर्भरता हो जाएगी, बायोमेट्रिक विफलता से वंचित वर्ग को परेशानी हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल साक्षरता है उसकी कमी है, तो वह लोग शायद इस सुविधा का लाभ जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ना ले पाएं या देरी हो। इसके साथ साथ मशीन के रख रखाव और सुरक्षा की जो लागत होगी वह भी जो है देखने को मिलेगी। तो यह कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से भी निपटने के लिए सरकार, मुझे लग रहा है, कोई ना कोई एक सिस्टमेटिक कदम उठाएगी और हम इससे भी जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं सरकार की भूमिका और जो विस्तार योजना है उसके संदर्भ में। तो हम अगर देखें तो यह केंद्र सरकार की परियोजना है, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, जिसे राज्य सरकार की सहमति के साथ लागू किया जाएगा। और मुख्य रूप से बिहार में खाद्य एवं जो उपभोक्ता संरक्षण विभाग है वह एक नोडल एजेंसी के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। केंद्र और राज्य मिलकर रख रखाव एवं सुरक्षा लागत साझा करते हैं। भविष्य में इसे पंचायत स्तर तक विकसित करने की जो योजना है वह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो सरकार की भूमिका और विस्तार योजना है उसके संदर्भ में। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस है दोस्तों, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा आप देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीडीएस क्या है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसी से आपको बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है यह भारत सरकार की एक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के रूप में दोस्तों काम करती है। और जो पीडीएस है इसका उद्देश्य जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको रियायती दरों पर आवश्यक जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता कराई जा सके। ठीक है, और मुख्य रूप से जो यह प्रणाली है पीडीएस प्रणाली, यह भूखमरी, कुपोषण, गरीबी से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा पीडीएस के बारे में, है ना। इसका उद्देश्य जो है वह गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, मूल्य स्थिर जो है स्थिरता को बनाए रखना है, अकाल, महामारी और आपदा के समय में जो राहत है उसको प्रदान करना है और पोषण स्तर में मुख्य रूप से सुधार करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, पीडीएस के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उद्देश्य को हमने देख लिया, तो आपके पास ये स्पष्टीकरण मिल गया कि इसका उद्देश्य क्या है। अब प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो गेहूं, चावल, मोटा अनाज और साथ ही साथ जो चीनी का वितरण है वह जो है इसके माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 के अंतर्गत इसका संचालन होता है। उचित मूल्य दुकानें जो है एफपीएस के माध्यम से वितरण करती हैं। लाभार्थियों की पहचान राशन कार्ड के आधार पर जो है सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, और जो लाभार्थियों की श्रेणी होगी, जैसा कि आपको पता होगा, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपके पास AAY कार्ड होगा या PHH कार्ड होगा या फिर जो है बीपीएल कार्ड होगा। ठीक है, तो आप लाभार्थी की जो श्रेणियां होंगी इसी कार्ड के आधार पर ही तय होंगी। अगर आपके पास अंत्योदय अन्य योजना जो कार्ड है वह होगा जो सबसे गरीब परिवार के लिए बनाया जाता है, तो वह इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्राथमिकता जो परिवार है PHH, इससे भी जो है आप पा पाएंगे लाभ। और गरीबी रेखा से नीचे अगर बीपीएल की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो इस कार्ड को रखने वाले भी परिवार जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो केंद्र सरकार अन्य जो अनाज है उसकी खरीदार, भंडार और राज्यों का जो आवंटन है वो मुख्य रूप से इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। प्रशासनिक संरचना के रूप में आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का सीधे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होने वाला है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की बात करें तो भंडारण और परिवहन का काम करेगी और राज्य सरकारें वितरण और निगरानी पर मुख्य रूप से काम करते हुए नजर आएंगी। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर एक बात किया था विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मानवीय एजेंसी है और उसी के जो मॉडल को हम लोग अभी अपना रहे हैं, तो मुख्य रूप से इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है यह, और यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भूख से, कुपोषण से और जो खाद्य असुरक्षा है इससे निपटने के लिए मुख्य रूप से कार्य करती है। और इसका जो उद्देश्य है यह जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्थापना इसकी 1961 में हुई है, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन है, जो प्रारंभ इसका हुआ है वह 1963 में हुआ है। और प्रेजेंट के टाइम में आप ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्यालय है यह रोम में है, इटली का शहर है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम है, जो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, तो मुख्य रूप से जब आपात स्थितियां होती हैं, जैसे युद्ध की स्थिति हो, प्राकृतिक आपदा की बात हो, अकाल की बात हो, तो इसमें तत्काल खाद्य सहायता जो है उपलब्ध करा सके, इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार हो सके, यह भी इसका एक बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ जो कमजोर वर्ग हैं, जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, उनका पोषण और जो सशक्तिकरण हो इसके माध्यम से हो सके, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसका जो स्थापना है वह देखने को मिलता है। साथ ही साथ सरकारों की जो खाद्य वितरण प्रणालियां हैं इनको तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध करा सके, तो यह भी जो है इसका उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रमुख कार्य क्षेत्र की इसके, तो आपातकालीन खाद्य आपूर्ति, स्कूल जो फीडिंग प्रोग्राम है, मातृ एवं शिशु पोषण है, जो कैश वाउचर आधारित खाद्य सहायता है, डिजिटल और तकनीक जो सक्षम खाद्य वितरण है, यह सभी जो है इसके माध्यम से हो पाएंगे। जैसे अभी हम अनाज एटीएम की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न आपके दिमाग में और भी उठ सकता है दोस्तों कि भारत में जो WEP है उसकी भूमिका क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम की बात करें FCI की, तो इसके साथ इसका सहयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ पीडीएस सुधार, जो पोषण कार्यक्रम है और जो क्षमता निर्माण है, इसमें जो है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने अभी उड़ीसा 2024 की बात करी थी कि उड़ीसा 2024 में अनाज एटीएम आपूर्ति का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले ही कार्य कर चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है WEP की भूमिका बहुत ही प्रमुख रही है और इसी के द्वारा जो सुझाव और जो है इस तरह की जो काम करी गई है उस पर जो है उस मॉडल को देखते हुए जो है उड़ीसा में यह काम किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ जलवायु संवेदनशील खाद्य प्रणालियों पर कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो आप इस पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर अन्य राज्यों में जो अनाज एटीएम अन्य पूर्ति की स्थिति है इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे उड़ीसा की बात हमने सबसे पहले करी कि यहाँ पर जो स्थिति या चरण है वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चल रहा है 2024 से। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रतीक्षा समय में 70% की कमी, शहरी क्षेत्रों में जो इसकी स्थापना है वह बहुत ही प्रमुख हो जाती है और सहयोगी संगठन WEP है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बिहार में जो प्रारंभिक पायलट परियोजना जो है होने वाली इसकी पटना से शुरू होगी, तो वह बहुत ही प्रमुख हो जाती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा किया। तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगा, कतार कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की जो है सुविधाएं देखने को मिलेंगी, इस प्रकार की विशेषताएं आपको नजर आएंगी। राज्य खाद्य विभाग और WEP संयुक्त रूप से इस पर काम करके जो है इसका क्रियान्वयन कर रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सीमित प्रयोग इसका हो रहा है। EPOS व आधार प्रमाणीकरण से जुड़ा हुआ जो वितरण है वह आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है और राज्य सरकार के द्वारा ही जो है यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों हरियाणा की बात करें तो परीक्षण चरण में देखने को मिलता है
और यहाँ पर लीकेज कम करने हेतु जो तकनीकी सक्षम पीडीएस है, इसके रूप में देखेंगे तो इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता नजर आती है और यहाँ पर भी राज्य सरकार की ही भूमिका सबसे प्रमुख है। इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो पायलट स्तर पर, गुजरात में सीमित प्रयोग और तेलंगाना में चयनित शहरी क्षेत्र तक आपको देखने को मिलेगा। इसका जो स्थिति है, इसका जो चरण है, जो राज्य में अनाज एटीएम की बात हम कर रहे हैं, उसकी स्थिति की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतने राज्यों को विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हमने बिहार पर बहुत अच्छे से चर्चा किया कि यहाँ पर अभी प्रारंभिक पायलट जो है चरण की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों एक प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसका आंसर भी करेंगे, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने अनाज एटीएम जो अन्न पूर्ति की प्रायोगिक परियोजना को किस शहर में मंजूरी दी है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने हाल ही में जो है बात किया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अभी जो है कुछ मिनट पहले ही बात किया। तो आप एक बार आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करता हूं कि लगभग सभी लोग आंसर करेंगे। अगर आपने पूरे लेक्चर को सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाया होगा तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।